हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर स्टडीज़ प्लेटफॉर्म। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th साइंस चैप्टर 10 रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। तो चलिए शुरू करते हैं। One day, Bujo was eagerly waiting to meet his grandparents who were coming to the town after a year. Sorry. He was in a real hurry as he wanted to receive them at the bus stop. He ran fast and reached the bus stop in a few minutes. He was breathing rapidly. His grandmother asked him why he was breathing so fast. Bujo told her that he came running all the way, but the question got stuck in his mind. He wondered why running makes a person breathe faster. The answer to Buju's questions lies in understanding why we breathe. Breathing is a part of respiration. Let us learn about respiration. देखिएगा मेरी आवाज़ थोड़ी है ना, अब मेरा गला थोड़ा ख़राब हो रहा था, पर मैंने सोचा वीडियो डाले हुए बहुत टाइम हो गया, सो अब तो डाल ही देते हैं। सो मतलब आप मेरी वॉइस पे मत जाइएगा, ओके। तो यहाँ पे सॉरी, बूजो जो है वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स का वेट करता है, क्योंकि उसके जो ग्रैंड पेरेंट्स है ना, उसके वहाँ 1 साल बाद आ रहे थे। तो वो बहुत ज़्यादा है ना जल्दी में था उनको लेने के लिए बस स्टॉप से। तो भाग कर जाता है, फुल स्पीड में, मतलब भाग के जाता है अपने ग्रैंड पेरेंट्स को लेने के लिए बस स्टॉप पे। तो उसकी जो ग्रैंड मदर है ना, वो पूछती है कि तुम इतनी ज़ोर ज़ोर से सांस, मतलब इतनी जल्दी जल्दी क्यों सांस ले रहे हो। तो बूजो बोलता है कि मैं पूरे रास्ते भागते हुए आया हूँ। फिर बूजो के मन में एक सवाल आता है। वो ये सोचता है कि क्यों भागने से एक, मतलब इंसान को, मतलब भागने से इतनी, मतलब सांस इतनी जल्दी जल्दी क्यों आती है। तो ये इस चीज़ का जवाब देने के लिए हम चैप्टर रीड करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। वाई डू वी रेस्पायर, हम मतलब रेस्पायर क्यों करते हैं, सांस क्यों लेते हैं, ओके। In chapter 2, you learn that all organisms are made of small microscope units called cells. A cell is the smallest structural एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो ये सेल की डेफिनेशन हो गई कि सेल अपनी जो बॉडी में होता है सबसे स्मॉलेस्ट, जो मतलब सबसे छोटा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है ऑर्गेनिज्म के अंदर, ओके। ईच सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म certain functions such as nutrition, transport, excretion, and reproduction. To perform these functions, the cell need energy. Even when we are eating, sleeping, or reading, we require energy. But where does this energy come from? Can you say why your parents insist that you should eat food regularly? The food has stored energy which is released during respiration. देखो, हम एक बार समझते हैं इस पैराग्राफ को। सेल के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। तो एक एक सेल हमारी बॉडी में है ना कुछ फंक्शन करता है, ठीक है। जैसे मतलब फंक्शन जैसे क्या परफॉर्म करने के लिए, जैसे न्यूट्रिशन अपनी बॉडी में, ट्रांसपोर्टेशन आपके आएगा अभी चैप्टर, ट्रांसपोर्टेशन इन ऑर्गेनिजम्स। और फिर एक्सक्रिएशन, जो वेस्ट होता है वो बाहर निकालने का, एंड रिप्रोडक्शन जो आपने पढ़ोगे, ओके। टू परफॉर्म दीज फंक्शंस तो द सेल नीड्स एनर्जी। तो इन सब चीज़ों को है ना परफॉर्म करने के लिए ना हमारी बॉडी में है ना सेल्स को एनर्जी चाहिए होती है। मतलब खाते वक्त भी, सोते वक्त भी, और कुछ रीड करते वक्त, मतलब हर चीज़ में हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। एनर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता। पर ये एनर्जी आती कहाँ है, आती कहाँ से, सॉरी। कैन यू से वाई योर पेरेंट्स इंसिस्ट दैट यू शुड ईट फूड रेगुलरली। देखो, अभी हम पढ़ते ही हैं वैसे। द फूड हैज़ स्टोर्ड एनर्जी, एनर्जी होती है फूड में, विच इज़ रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तब वो रिलीज़ करी जाती है हमारी बॉडी से। देयर फॉर ऑल ऑर्गेनिजम्स रेस्पायर टू गेट फ्रॉम फूड, ओके। ड्यूरिंग ब्रीथिंग वी ब्रीथ एयर, हम मतलब एयर को ब्रीथ करते हैं ब्रीथिंग करते वक्त। यू नो दैट एयर कंटेन्स ऑक्सीजन, आपको पता ही होगा एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। वी ब्रीथ आउट एयर विच इज़ रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। द एयर वी ब्रीथ इन
is transported to all parts of the body and ultimately to each cell. In the cells, oxygen in the air helps in the broken down of food. The process of broken down of food in the cell with the release of energy is called cellular respiration. एक बार हम समझ लेते हैं। तो जो हम सांस लेते हैं वो तो ऑक्सीजन में रिच होती है और जो छोड़ते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड में रिच होती है। हम सबको पता है कि हम जो रिलीज़ करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है एंड जो हम लेते हैं वो ऑक्सीजन होती है। द एयर वी ब्रीथ इन इज़ ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो हम जो एयर अंदर लेते हैं ना वो पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट जो हो जाती है हमारे, अल्टीमेटली टू ईच सेल, एक एक सेल में ट्रांसपोर्ट हो जाती है। ऑक्सीजन इन द एयर हेल्प्स इन द ब्रोकन डाउन ऑफ फूड। तो ऑक्सीजन जो हम लेते हैं अंदर वो हमारे बॉडी में फूड का ब्रोकन डाउन करने का काम करता है। इसी प्रोसेस को मतलब सेल के अंदर ब्रोकन डाउन होता है ना, जब भाई ऑक्सीजन तो सेल में भी जाता ही है, तो सेल में भी ब्रोकन डाउन होता है फूड का, तो एनर्जी को छोड़ के मतलब देखो मैं बताती हूँ, द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द सेल विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड सेल्यूलर रेस्पिरेशन। जैसे आपके सेल में जब फूड का ब्रोकन डाउन होता है एनर्जी के रिलीज के साथ, तो उसको हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। ओके, सेल्यूलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द सेल्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स। ये जो रेस्पिरेशन होता है सेल्स के अंदर ही होता है। इन द सेल द फूड को देखो हम ग्लूकोज भी बोलते हैं, इज ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूजिंग ऑक्सीजन। देखो सेल के अंदर जब जो ग्लूकोज या फिर फूड जो ब्रोकन डाउन होता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूजिंग ऑक्सीजन, व्हेन ब्रोकन डाउन ऑफ ग्लूकोज ऑक्यूर्स विद द ऑक्सीजन इट इज़, देखो जब ग्लूकोज ब्रोकन डाउन होता है ऑक्सीजन की हेल्प मतलब विद ऑक्सीजन के यूज़ से, तो उसको एरोबिक रेस्पिरेशन बोलेंगे। हमारी बॉडी में जब ग्लूकोज ब्रोकन डाउन होता है विद द यूज़ ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के यूज़ में, तो उसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन बोलेंगे। तो ये रेस्पिरेशन के टाइप्स होते हैं। देखिए आप, फूड कैन अल्सो बी ब्रोकन डाउन विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन। देखो बिना ऑक्सीजन को यूज़ करे भी हमारी बॉडी में जो है फूड ब्रोकन डाउन होता है और उसको हम बोल देंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन। ऑब्वियसली उसका अपोजिट है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। ब्रेकन डाउन ऑफ फूड मतलब इसमें है ना जो एनर्जी के रिलीजेस में होते हैं दोनों ही। अगर आपसे पूछे कि इसके वो सिमिलर मतलब कुछ बातें बताइए एरोबिक और अनएरोबिक रेस्पिरेशन की, तो देखो सिमिलर तो एक बात ये हो गई कि दोनों ही रिलीज हो एनर्जी की रिलीज के साथ होते हैं, बट जो और डिफरेंट ये हो जाएगा इन दोनों के बीच कि एरोबिक रेस्पिरेशन है वो ऑक्सीजन की यूज़ से होता है और जो अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो विदाउट ऑक्सीजन की यूज़ से होता है। ओके, ग्लूकोज विद द यूज़ ऑफ ऑक्सीजन बिकम्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। तो ये याद रखना है आपको। इसका इक्वेशन है ग्लूकोज, देखिए हम इस एरो को बोलेंगे बिकम्स, ठीक है, विद द यूज़ ऑफ ऑक्सीजन बिकम्स कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस एनर्जी। तो अगर आपसे पूछे कि ग्लूकोज ऑक्सीजन के यूज़ के साथ क्या हो जाता है, ग्लूकोज क्या बन जाता है, तो आप क्या बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। सॉरी, you should know that there are some organisms such as yeast can survive in the absence of air. They are called anaerobes. देखो जो यीस्ट होते हैं ना वो मतलब अपना जो रेस्पिरेशन है ना वो अनएरोबिकली करते हैं, तो उनको हम अनएरोब्स बोल देते हैं, ठीक है। दे गेट एनर्जी, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि यीस्ट अपना रेस्पिरेशन कैसे करते हैं, तो आप ये लिखेंगे they get energy through anaerobic respiration. In the absence of oxygen, glucose breaken down into alcohol and carbon dioxide as given below. तो इसका इक्वेशन तो वही है, बस आपको जो कार्बन वो वाटर है उसकी जगह अल्कोहल लगाना है। सिंपल है। ग्लूकोज विदाउट द यूज़ ऑफ ऑक्सीजन बिकम्स, और विद द यूज़ उसमें भाई विद द यूज़ ऑफ ऑक्सीजन से होता है और इसमें विदाउट यूज़ ऑफ ऑक्सीजन से, तो फिर ग्लूकोज विदाउट द यूज़ ऑफ ऑक्सीजन बिकम्स अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। तो हमारे में क्या बनता है फिर, वो अल्कोहल बन जाता है उसमें प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। ओके,
देखिए, yeast are single celled organisms. They respire anaerobically and during this process yield alcohol. They are therefore used to make wine and beer. तो वो लोग जो ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वाइन यानी कि जो बियर होती है उसको बनाने के लिए यूज़ होते हैं. ओके, अवर मसल सेल्स कैन ऑल्सो रेस्पायर अनएरोबिकली. तो जो हमारे मसल के जो सेल्स होते हैं ना वो भी अनएरोबिकली रेस्पायर करते हैं, बट ओनली फॉर शॉर्ट टाइम, बस थोड़े टाइम के लिए. व्हेन देयर इज़ अ टेम्परेरी डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, फास्ट रनिंग, साइकिलिंग, वॉकिंग और मैनी आवर्स और heavy weight lifting, the demand for energy is high but the supply of oxygen to produce the energy is limited. तो उसमें क्या होता है, हम जितना जैसे हम ज़्यादा भाग लेते हैं या हैवी एक्सरसाइज कर लेते हैं और फिर साइकिलिंग कर लेते हैं, वॉकिंग कर लेते हैं, तो हम लोग बहुत देर तक करते हैं ये चीज़, तो हमारे क्या होता है, जितनी ऑक्सीजन की हमें रिक्वायर होती है ना उतनी हमें नहीं मिल पाती. फिर जो एक हमारे देखिएगा, but the supply of oxygen to produce the energy is limited. The anaerobic respiration takes place in the muscle cells to fulfill the demand of. तो देखो हमारे शरीर में एक लैक्टिक एसिड बन जाता है जो है ना हमारे शरीर में क्रैम्प्स लाता है. तो एक बार हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं. हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई यू गेट मसल क्रैम्प्स आफ्टर हैवी एक्सरसाइज? द क्रैम्प्स ऑक्यूर व्हेन मसल सेल्स रेस्पायर अनएरोबिकली. हमारे जो मसल सेल्स है वो भी अनारोबिकली रेस्पायर करते हैं, पर कब? जब हमारे शरीर में लैक्टिक एसिड बनता है, जैसे द पार्शियल breakdown of glucose produces lactic acid. The accumulation of lactic acid causes muscle cramps. We get relief from cramps after a hot water bath or a massage. Can you guess why it is so? Hot water bath or a massage improves circulation of blood. As a result, the supply of oxygen to the muscle cells increases. The increase in the supply of oxygen results in the complete breakdown of lactic acid into carbon dioxide and water. ओके, अब हम पढ़ते हैं ब्रीथिंग. क्लोज योर नॉस्ट्रल्स. ब्रीथिंग में कुछ नहीं है, सिंपली मैं आपको बता ही देती हूँ. वैसे ही इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन क्या होता है. इनहेलेशन जब हम ऑक्सीजन इनटेक करते हैं और जो एक्सहेलेशन होता है जब हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं. इस प्रोसेस जब ये कंटिन्यूसली होता है तो इसको हम क्या बोल देते हैं? ब्रीथिंग. ओके.